अभी तक हमने क्या कर दिया हुआ है, अभी तक हम चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है हमने केमिकल काइनेटिक्स। अभी तक हमने थोड़ी थोड़ी चीजें कर ली हैं, सिर्फ एक ही सवाल अभी तक हमारा हुआ है, कौन सा, रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में कौन सा, रेट ऑफ रिएक्शन में एक एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं करा हुआ है वो नोट कर लेना, ठीक है ना, मैं समझा दूंगा बाद में, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वीडियो भी पड़ी है, वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है ना, तो वो वाली चीज। देन उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम पता क्या है, उसका नाम है भाई रेट लॉ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रेट लॉ, इसको दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो, और रेट इक्वेशन, रेट लॉ, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन, ये बोलते हैं उसको, ठीक है ना। रेट लॉ, रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन, और क्या दूसरा, फिर इसको एक और तरीके से नाम देते हो डिपेंडेंस ऑफ रेट, डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन, sorry, dependence of rate on the concentration of the reaction, on the concentration of reactants, ये वाली चीज, ये वाला आपका टॉपिक का नाम है। ये आपके सिलेबस में सिर्फ उन्होंने लिखा हुआ है रेट लॉ, बट इसको हम दूसरे तरीके से भी बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स REACTENTS रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। रेट लॉ और रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन, सिलेबस में लिखा हुआ है सिर्फ क्या, रेट लॉ। अभी ये क्या है, और इसको दूसरे तरीके से आप लोग क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये वाली चीज होगी। इसको समझने की कोशिश करो भाई, ये है क्या चीजें। अभी तक हमने क्या कर दिया हुआ है, अभी तक हमने रेट के बारे में सब कुछ देख लिया हुआ है, ठीक है ना। रेट के बारे में सब कुछ देख लिया भाई। रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, वो क्या होता है रेट। उधर एवरेज रेट भी देख लिया, एवरेज रेट में क्या लेते हैं हम, समय लेते हैं ठीक ठाक, और उधर जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रही होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद हमने क्या चीज देखी थी, उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब किसी एक पर्टिकुलर समय पे आपके रिएक्शन की क्या स्पीड होगी, तो वो चीज आप लोगों ने देख ली थी भाई। इतनी समझ आ गई है ना चीज, है ना। कोई डाउट तो थोड़ी ना किसी को, जो भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ना डेली, कोई डाउट तो नहीं तब तक। अभी जो आपका टॉपिक है, जैसे इसके ऊपर एक और टॉपिक लिखा होता, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। उधर क्या था, टेम्परेचर था, कंसंट्रेशन था एंड कैटलिस्ट था, ये वाले जो है टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। तो अभी हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ता है भाई रिएक्शन के ऊपर। कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन का चेंज मतलब ज्यादा या कम करने से क्या हो जाएगा, तो वो सारी चीजें आपने इधर देखनी है, ठीक है ना। समझ आई भाई, टॉपिक समझ आया कि आपके रेट पे क्या फर्क पड़ना है अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर दोगे, है ना। कंसंट्रेशन अगर आपने चेंज कर दी तो रिएक्शन की स्पीड पे कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा ना भाई। जैसे आपने ग्राफ देखा था, ये वाला ग्राफ देखा था ना, ये वाला, इधर क्या देखा था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, और इधर क्या देखा था, टाइम। ऐसे होता ना ये वाली चीज, है ना। जैसे जैसे देखिए कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम होती जा रही है ना, कम हो रही है ना नीचे की तरफ, है ना। ऊपर मतलब ज्यादा, नीचे की तरफ मतलब कम। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है तो आपकी रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, कम होती जाती है, ठीक है ना। ये बड़ी बात तो समझ आती है ना। रिएक्टेंस की स्पीड क्या हो जाती है, कम होती जाती है। अगर देखिए कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी, देखिए इस साइड क्या है, कंसंट्रेशन ऊपर क्या है, ज्यादा है ना, रिएक्शन की स्पीड भी क्या होती है, ज्यादा होती है। देखिए आपका फॉर्मूला वो है, रेट किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो भाई आइडिया लगाइए, देखिए कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो रेट भी क्या होगा, ज्यादा, है ना भाई। ये वाली चीज तो याद पता है ना भाई आपको, है ना। अभी देखिए इसका लॉजिक क्या है, इसको लॉजिक समझने की कोशिश करिए भाई। कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो वो आपकी रेट ज्यादा कैसे होगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले बताओ ना। चाहिए कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डाला हुआ है ना, कितना सॉल्यूट मतलब अमाउंट कितना डाला हुआ है ना, एक चीज का कितना अमाउंट डाला हुआ है, ठीक है ना, अमाउंट डाला हुआ। तो अगर देखिए कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट आपने रिएक्टेंट का अगर ज्यादा लिया होगा तो आपकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर रिएक्टेंट का अमाउंट क्या कम होगा तो भाई आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। इसका लॉजिक क्या है, देखिए इधर होता क्या है, थोड़े माइक्रो लेवल पे जाइए। माइक्रो लेवल मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को देखिए, है ना, मॉलिक्यूल्स को देखिए। अभी देखिए जो रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे ना भाई। अमाउंट मतलब उनका ज्यादा होगा, ये वाली बात समझ आती है। अमाउंट क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। अगर कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी
तो रिएक्टेंस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे। इतनी बात तो समझ आती है ना। तो अभी देखिए अगर कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो मतलब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है। तो अभी देखिए इसका रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ गया। अभी देखिए ज्यादा होंगे तो ज्यादा एक दूसरे के साथ वो टकराएंगे ना। जब आपकी रिएक्शन होती है ना तो पता क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं और क्या बन जाते हैं, आपके प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ऐसे ये आपकी थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी, वो आपने पढ़नी है। रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल होगा, ये भी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल होगा, एक दूसरे के साथ ये क्या करेंगे, टकराएंगे। अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा टकराएंगे, अगर कम होंगे तो कम टकराएंगे। तो खुद आइडिया लगाइए, अगर ज्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे, ज्यादा टकराएंगे ना एक दूसरे के साथ, ज्यादा टकराएंगे तो रिएक्शन किस प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा, क्या भाई। अगर देखिए ज्यादा टकराएंगे, जैसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स, वो ज्यादा टकराएंगे एक दूसरे के साथ है ना। अगर उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा टकराने पे नई चीजें कम बनेंगी कि ज्यादा बनेंगी, ज्यादा बनेंगी। मतलब आपके रिएक्शन की क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ज्यादा ही ना, बिकॉज ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन की स्पीड क्या है, ज्यादा है। इतनी बात समझ आती है भाई। तो बस वही चीज है। अगर देखिए मॉलिक्यूल्स की रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, देन क्या चीज हो गया, देन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे तो कम टकराएंगे एक दूसरे के साथ, कम टकराएंगे तो कम प्रोडक्ट्स बनेंगे, है ना। कम प्रोडक्ट्स बनेंगे ना तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो यही चीज है। देखिए नीचे की तरफ क्या है, एक टाइम आने में पहले शुरू में क्या आपके प्रोडक्ट बनते जाते हैं, ऐसे इधर से क्या था, ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है। अगर मैं इधर एक प्रोडक्ट भी लिख दूं, प्रोडक्ट का मैंने ग्राफ डाला था ना ऐसे करके कुछ, ये वाला था, इधर से उनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, है ना। ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये क्या समय टाइम, तो ये क्या बढ़ रही थी, है ना, ये बढ़ रही थी। और ये क्या हो रही थी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, कम हो रही थी, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में क्या था, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, ठीक है ना, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा थी भाई, ठीक है ना। तो इसकी रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बट अभी देख प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या थी, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं थी, ठीक है ना। बट जैसे जैसे होती गई तो इसकी बढ़ती गई ना भाई, बढ़ती गई, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती गई। आपने ज्यादा प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करना, आपने ज्यादा करना है रिएक्टेंट से रिलेट करना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट भी आप दे सकते हो, बट प्रोडक्ट के बारे में आपने नहीं करना, बिकॉज आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ मास एक्शन, वो रिएक्टेंट से रिलेट करता है। वो आपने 11th में पढ़ा हुआ है, वो मैं अभी बताता हूँ कि उसका इसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना, वो भी बताता हूँ। बट आपने सिर्फ इतनी याद रखनी है चीज कि अगर कंसंट्रेशन क्या होगी, रिएक्टेंट्स की ज्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट्स का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा अमाउंट होगा तो ज्यादा वो टकराएंगे एक दूसरे के साथ, ज्यादा वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो नई चीजें क्या होंगी, ज्यादा बनेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन की क्या होगी, स्पीड क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है ना। ये वाली चीज, इतनी बात समझ आ गई भाई। मतलब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर देखिए रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हुई, कम हो गई, तो उनका अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होने हैं उसका अमाउंट क्या होना है, कम हो जाना है। अगर रिएक्टेंट्स का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, तो कम वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे। अगर ज्यादा नहीं टकराएंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट आपके नहीं बनेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट अगर आपके नहीं बनेंगे तो मतलब रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो ये वाली चीज समझ आ गई भाई। अभी देखिए मकसद क्या होता है रिएक्शन का, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देना, है ना। अगर ज्यादा बनेंगे इसका मतलब वही हुआ ना कि भाई रिएक्शन की स्पीड क्या है, ज्यादा है। अगर कम बनेंगे अगर तो प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी रिएक्शन की स्पीड क्या है, कम है भाई। ये वाली चीज समझ आती है ना भाई। तो बस वही लॉजिक मैंने बता दिया आपको, समझ आ गया भाई। इसके साथ पता लगा थोड़ा बहुत। तो बस इधर पहले लिखिए, सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि पहले रेट लॉ को क्या लिखना है आपने। रेट लॉ लिखिए इधर पहले। अभी देखिए इधर लिखिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। देखिए रेट का लॉ है। अरे देखिए रेट का मतलब क्या हो गया, स्पीड, और लॉ का मतलब कानून। कौन सा कानून है भाई, रेट का, स्पीड का कानून है, ठीक है ना। अभी आपने स्पीड के बारे में, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, तो अभी स्पीड का कानून देखना है कि भाई एक्चुअली में होता क्या है, कि मतलब कैसे डिपेंड करता है रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। तो लिखिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द rate of the reaction, the representation of the rate of the reaction in terms of the representation of rate of the reaction in terms of the concentration of reactants, in terms of the concentration of reactants, in
in terms of concentration of reactants is known as rate law. क्या बोला मैंने भाई, रेट लॉ को समझिए भाई, कौन सा कानून है, रेट लॉ, ठीक है ना। रेट लॉ कुछ ना कुछ कानून है ना, तो बस इधर ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, एक एक्सप्रेशन है छोटा छोटा सा, ठीक है ना, अभी आपको पता नहीं लगेगा कुछ भी, अभी मैं अभी डिराइव करूंगा इसकी, ठीक है ना, पूरी मैथमेटिकल लेवल कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे रिप्रेजेंट करा। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई जब भी मैं कंसंट्रेशन रेट को रिप्रेजेंट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, जैसे ये रेट होगा, इसको रिप्रेजेंट करूंगा, क्या रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट मतलब कुछ लिखूंगा, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है, जैसे एक रिएक्शन हुई है A प्लस B गिविंग अस C प्लस D, तो रिएक्टेंट्स क्या हो गए AB। तो इसकी टर्म में मैं, इसकी कंसंट्रेशन में मैं एक्सप्रेस कर दूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने क्यों लिखी है, कंसंट्रेशन, तो बस ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या रिएक्टेंट्स, तो उसी को क्या बोलते हो आप, रेट लॉ, ठीक है ना। रेट लॉ वही लिखा है ना, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज नोन एज रेट लॉ। तो बस वही चीज है। अभी बस मैं आपको बताता हूँ कि भाई अप्रोच कर, आपने इधर तक पहुंचना कैसे है, ठीक है ना, पहुंचना कैसे है, अप्रोच, ठीक है ना। नेक्स्ट मतलब उधर डालिए अप्रोच टू द रेट लॉ, अप्रोच मतलब कैसे कैसे हम इधर तक पहुंच सकते हैं, अप्रोच टू द रेट लॉ, कैसे अप्रोच करेंगे। अप्रोच टू द रेट लॉ, ठीक है ना। अभी एक चीज देखिए, इधर पहले एक समझने की बात करिए, ठीक है ना। जैसे अब अभी इधर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आप रेट को एक्सप्रेस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट्स की भी तो चेंज हो रही है ना भाई, देखिए इधर से, है ना, तो ये भी हो सकती है ना भाई। तो इसकी टर्म्स में मैंने क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर दिया रेट ऑफ रिएक्शन को, तो क्या आंसर हो सकता है इसका, क्या हो सकता है, बता सकता है कोई। जैसे रेट ऑफ, मैंने क्या लिखा, रेट लॉ क्या है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन है ना, इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स की जगह पे मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी लिख सकता था भाई, लिख सकता था ना, तो मैंने वैसा क्यों नहीं लिखा, क्या हो सकता है ऐसा, लगा सकता है कोई दिमाग, क्या भाई, इसमें कम हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है, ऐसा कोई नहीं। अगर इधर भी देखे पहले क्या वही चीज वही सीन है, इधर भी रिएक्टेंस कम है, इधर देखे, हाँ रेट इधर बढ़ता ही जा रहा है, देखिए बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन, अभी देखिए इधर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या थी, बढ़ती जा रही थी ना, और इधर क्या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। तो अभी देखिए इधर ये बढ़ती जा रही है, कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो मतलब क्या होगा, तो मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा ही है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट, ठीक है ना। रेट अगर इधर देखिए बढ़ती जा रही है ना, किसकी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, तो रेट क्या होगा, रेट भी बढ़ता जाएगा, है ना। अभी देखिए इधर क्या है, प्रोडक्ट्स की रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या कम होती जा रही है, तो मैंने क्या बोला, रेट भी क्या हो जाता है, कम होता जाएगा, बिकॉज कंसंट्रेशन कम हो गई, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या कम इंटरेक्ट करेंगे, तो कम इंटरेक्ट करेंगे तो कम प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है ना, कम प्रोडक्ट्स बनेंगे तो भाई आपकी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, कम हो गई। मकसद है आपका यही है ना भाई, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स की तरफ जाना, ये वाली चीज बात समझ आई भाई। तो आपको क्यों नहीं लिखा ऐसा, बता सकता है कोई, नहीं बताएगा कोई। इसका लॉजिक पता क्या है, इसका लॉजिक क्या है कि भाई आपको पता क्या, देखिए जो आपका एक लॉ ऑफ मास एक्शन था, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, सेवंथ चैप्टर था 11th क्लास का, 7th चैप्टर था 11th क्लास का, कौन सा, उधर एक सवाल था आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, उधर आप इसको रेट को रिप्रेजेंट करते हो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, तो दैट्स व्हाई अभी जो आपको रेट रिप्रेजेंट करना है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस की एक्सप्रेस करना है। ऐसा कोई भी आपने अभी तक कोई लॉ वगैरह नहीं पढ़ा हुआ है जो कि रेट को रिप्रेजेंट करता है इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है आप कर सकते हो, बट नहीं करना आपने, बिकॉज जो आपका लॉ आपने जो पहले से चीजें पढ़ी हुई है उनको यूज करके इधर कुछ कार्रवाई करनी है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई भाई, ठीक है ना। अभी देखिए इधर समझने की कोशिश करिए, तो अभी देखिए आपका एक लॉ ऑफ मास एक्शन था, वो क्या बोलता था, पहले देखिए आपको इतनी बात समझ आ गई भाई, जब आपकी क्या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, तो मतलब बढ़ेगी, तो रेट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर क्या
अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या बढ़ेगी तो क्या होगा, रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये वाली बात तो सभी को समझ आ गई है ना। इसका आप ऐसे नहीं बोल सकते रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ऐसा लिख सकते हो ना भाई। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऐसा लिख सकता हूं मैं, क्यों, बिकॉज मैंने बता दिया ना भाई, अगर क्या होगा आपकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी तो रेट क्या हो जाएगा, कम। अगर कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी तो रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ आ गई भाई, ये वाली बात समझ आ गई ना। बता भी दिया मैंने, अगर ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मॉलिक्यूल ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्ट्स आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई भाई, ठीक है ना। तो लिखवाऊं आगे अप्रोच कैसे करना है। इधर की चीज लिखिए, वी नो दैट, आपको पता है, पहले से पता है, आपने ऐसी वाली डायग्राम्स डाली हुई है ना भाई, ऐसी वाली डायग्राम्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वी नो दैट, ठीक है ना। ऐसी वाली डायग्राम डाली हुई है ना, जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना, तो समय के साथ तो आपकी क्या हो जाती है, एक रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये वाली चीज आपको पता है। वी नो दैट रेट ऑफ द रिएक्शन decreases with the decrease in the concentration of reactants. Rate of the reaction decreases with the decrease in the concentration of reactants. You know that rate of the reaction decreases With the decrease in concentration of reactants. ये वाली चीज तो पता है ना भाई, आपको पता लग गया ना भाई। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होती जाएगी। और ऐसे लिखिए अभी कन्वर्सली, उल्टे तरीके से आप कैसे बोल सकते हो, कन्वर्सली का मतलब क्या होता है, उल्टे तरीके से, CONVERSELY। कन्वर्सली मतलब उल्टे तरीके से आप कैसे बोल सकते हो, मैं क्या लिखूंगा इधर, कन्वर्सली मतलब उल्टे तरीके से बताना है मेरे को। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, मैंने बोला डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ऐसा बोल सकता हूं मैं। रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। increase इसमें होता है ना, increase प्रोडक्ट्स में होता है ना। देखिए अगर इधर कंसंट्रेशन अगर इधर ज्यादा होगी तो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा ना। स्टार्टिंग में रिएक्शन क्या होगी, फटाफट ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। बट जब आप इधर तक पहुंच जाओगे कंसंट्रेशन आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो फिर प्रोडक्ट भी क्या होंगे, कम बनेंगे ना। बस वो वाली चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। उसी तरीके से बता रहा हूँ, सिर्फ मैं रिएक्टेंट्स की टर्म्स में बताऊंगा, प्रोडक्ट्स को मैं यूज नहीं करूंगा। मैंने बता दिया क्यों, बिकॉज लॉ ऑफ जो मास एक्शन है वो आपका वो रेट को रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से रिलेट करता है। दैट्स व्हाई मैं ये चीज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी लिखिए conversely rate of the reaction increases with the increase in the concentration of reactants. Conversely rate of the reaction increases with the increase in the concentration of reactants. लिख दिया। Therefore आप ऐसे बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, Therefore rate of the reaction is directly related to the क्या, directly related to the concentration of reactants. Therefore rate of the reaction is directly related to the concentration of किसकी, to the concentration of reactants. चीज पता लगी भाई सभी को, जो मैंने चीज लिखवाई पता लग गई ना भाई। या कोई इधर कोई डाउट है, इसमें डाउट आ सकता है आपको थोड़ा बहुत, वही जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि भाई कैसे जो रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रेट आपका कम हो जाएगा। और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें डाउट आ सकती है आपको, बट इधर आपको लॉजिक क्या लगाना है, लॉजिक आपको दिमाग यही लगाना है कि मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा एक दूसरे के साथ टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो मतलब रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो गई, रेट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। बात समझ आई भाई, बस इधर डाउट आ सकता है आपको, बाकी कोई भी नहीं है, ठीक है ना। the rate of reaction is directly related to the concentration of reactants. is directly related का मतलब क्या होता है, पता है भाई सभी को, क्या मतलब है डायरेक्टली रिलेटेड, मतलब यही देखो सीधा आगे इसकी, मतलब इसकी क्या होगी, कम होगी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन तो रेट भी क्या हो जाएगा, कम। अगर इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी तो रेट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऊपर चीज मैंने लिखवा दी हुई है आपको, ठीक है ना। अभी देखिए एक चीज अभी समझने की कोशिश करिए। अभी आपकी कार्रवाई आ जाती है भाई किसकी, उसकी लॉ ऑफ मास एक्शन। पहले आपने देखना है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, ठीक है ना। उसके लिए आप पहले एक रिएक्शन को सपोज कर लीजिए भाई, ठीक है ना। एक रिएक्शन मान लीजिए
एक रिएक्शन सपोज कर लीजिए क्या, ए प्लस बी गिविंग अस प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। अभी मैं इधर सी सी और डी डी क्यों नहीं लिख रहा, बिकॉज मैंने बता दिया भाई क्या रेट ऑफ द रिएक्शन किसकी टर्म्स में आपने बताना है, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बस मेरे को इधर ऐसा लिख रहा हूँ, इधर मैंने सी सी और डी डी इसलिए नहीं लिखा, ठीक है ना, पता लग गया भाई, ठीक है ना। एक मैंने रिएक्शन मान ली भाई, ए गिविंग अस ए बी गिविंग अस, कंसीडर द रिएक्शन ए बी गिविंग अस प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। और वेयर ए और बी क्या है भाई, बताइए भाई, वेयर ए एंड बी क्या है, ये वाले जो स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, क्या बोलोगे इनको आप, क्या बोलते हो इधर, ये तो है ना रिएक्टेंट ए और बी, जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है ये क्या है भाई, क्या है ये, बताया था मैंने कल परसों, क्या बोलते हो इनको, बताया नहीं था, रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टाइकोमेट्री, बताया था ना भाई। ये क्या हो गया, ए और बी क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। जैसे आपने इधर क्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, ऐसे रिएक्शन नहीं होती ऐसे N2 प्लस 3H2 गिविंग अस 2NH3, तो ये क्या हुआ, ये 3 क्या हुआ, वही स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इधर ए हो सकता है, बी हो सकता है ना, तो इधर क्या हो गया, जो आपका ये 2 है, इधर कुछ भी हो सकता है ना, ये जो है ए बी सी डी, ये वो चीज है, ठीक है ना, पता लग गई चीज। ये क्या होता है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, वेयर ए एंड बी आर द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अभी मैं बताता हूँ कैसे लिखना है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है ना, क्या है ये, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो अभी देखिए मेन मुद्दे की बात है, ठीक है ना। अभी देखिए जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है, ठीक है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन है, वो क्या बोलता है, याद है किसी को, नहीं याद है कोई, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, याद है किसी को लॉ ऑफ मास एक्शन, याद है किसी को थोड़ा बहुत, नहीं याद है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो उधर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा हुआ ना, नाम तो याद है ना, नाम सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ, नाम भी नहीं सुना हुआ, सुना हुआ है, नहीं सुना, भूल गया, कोई चक्कर नहीं, ठीक है ना, पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। बट लॉ ऑफ मास एक्शन ये क्या बोलता है, ये कानून बस यही बोलता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है ना, वो किसके डायरेक्टली रिलेटेड होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, रेट ऑफ द रिएक्शन वो किसके डायरेक्टली रिलेटेड होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन, मैं लिख रहा हूं ROR, ROR का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, वो किसके डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है इधर, जो मैंने रिएक्शन ऊपर ले ली, कैपिटल ए कैपिटल बी है ना, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, ऐसे लिख दूं मैं ए और बी, ऐसे लिख दूं, और क्या करूं, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कौन से ए और बी, तो बताइए भाई इधर ऐसे लिख दूं मैं, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो मैं क्या लिखूंगा और क्या डालूंगा इधर, ब्रैकेट, कौन सी, ये वाली कंसंट्रेशन वाली, ये वाली ब्रैकेट डालूंगा, ठीक है ना, ये वाली ब्रैकेट डालूंगा। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द, डायरेक्टली रिलेटेड डाल देना भाई, देखिए डायरेक्टली रिलेटेड का साइन, ये वाला साइन तो पता है, डायरेक्टली रिलेटेड का साइन होता है, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। और आगे क्या, रेज्ड टू द पावर, इसकी पावर में क्या आएगा, रेज्ड टू द पावर देयर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, रेज्ड टू द पावर मतलब इसकी पावर में क्या आ जाएगा, इसकी पावर में आप क्या डाल दोगे, इसकी पावर में वही जो उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कौन से हैं, ए और बी, तो ये इसकी पावर में डाल दोगे आप, समझ आ गई भाई, ये क्या आ गया, ए और बी, ये कहां से आया भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन से। क्या बोला मैंने, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट मैंने नहीं लिखा भाई, प्रोडक्ट से सिर्फ इसकी कहानी नहीं करनी हमने, ठीक है ना, हमने सिर्फ समझना है कि रेट ऑफ द रिएक्शन किसके डायरेक्टली रिलेटेड होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज़ टू द पावर हियर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। बात समझ आ गई भाई, इतनी बात सभी को समझ आ गई। अभी देखिए मेन मुद्दे की बात क्या है, ठीक है ना, मेन बात पता है क्या, ये तो आपको पता है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये क्या कंसंट्रेशन ऑफ द ए और बी है ना। अभी देखिए समझने की कोशिश करिए, आपका ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये कौन सा कानून है, लॉ ऑफ मास एक्शन। बट ये रेट लॉ थोड़ी ना भाई, रेट लॉ थोड़ी ना भाई, रेट लॉ है ये नहीं है, बिकॉज ये कौन सा कानून है, ये मास एक्शन वाला लॉ है। और अभी आपको कौन सा देखना है, रेट लॉ देखना है। तो रेट लॉ में क्या होगा भाई, रेट लॉ में क्या होगा, ये जो आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये वाली चीज अगर आपको पता लग गई ना तो आगे आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है ना, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी आप आगे आपको करने में, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझिए। तो अभी देखिए
ये पता क्या है, ये थ्योरेटिकल, ये लॉ है, एक क्या थ्योरेटिकल लॉ है, ये क्या है थ्योरेटिकल लॉ है, बट एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कुछ और होता है। ये क्या है थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मतलब क्या है, सिर्फ आपने मान लिया कि भाई लॉ दे दिया और उसी हिसाब से मान लिया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा, ठीक है ना। आपको दिख रहे होंगे कि हाँ भाई ये दो रिएक्टेंट्स दिए मैंने, उनकी कंसंट्रेशन मैंने देखी, हाँ भाई जब मैंने रिएक्शन उसकी बैलेंस कर दी, ठीक है ना, रिएक्शन बैलेंस करी तो उसकी जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको मैंने उसकी पावर में डाल दिया, तो बोलते हैं भाई ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन है। बट एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली जो कार्रवाई होती है ना, एक्सपेरिमेंटली जो कार्रवाई होती है उधर से आपका बन जाता है भाई क्या, रेट लॉ। बट वो कैसे बनता है वो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली जो आपको चीज मिलती है ना वो आता है उधर रेट ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी, इसी के बराबर। बट मेन जो डिफरेंस आता है ना वो क्या आता है, इधर ए और बी की जगह स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं, ये नहीं रहते, ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कुछ और आ जाती है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आप समझ लीजिए कुछ भी, ठीक है ना, एक्स वाई अल्फा बीटा कुछ भी मान लीजिए, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है ना। ये आपको जो ये वाली वैल्यू है ना अल्फा और बीटा, ये आपको पता लगती है भाई एक्सपेरिमेंटली, ये पता लगता है आपको क्या, एक्सपेरिमेंटली। और यही है भाई आपका रेट लॉ, बस डिफरेंस बस इतना ही है भाई, रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, रेज्ड टू द पावर, इधर क्या था उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये तो जब आपने रिएक्शन डाल दी तो उधर से आपको पता लग जाना है कि भाई इधर ए क्या आना है और बी क्या आना है, स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या आना है। बट जब आपको रेट लॉ, ये क्या भाई रेट लॉ, जब आपको रेट लॉ लिखना है ना तब क्या होगा, रेट लॉ में क्या होता है भाई, ये जो ए और बी की जगह पे क्या आ जाता है, कोई भी वैल्यूज आ जाती हैं अल्फा और बीटा, जो कि आपको कैसे पता लगती है, जब आप लोग क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। आपने ये भी आपने फाइंड आउट करनी है, या आपका एक आगे टॉपिक्स आने हैं जब आपने फाइंड आउट करनी है अल्फा और बीटा की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैसे करी जाती है, ठीक है ना। बस अभी ये क्या थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये क्या एक्सपेरिमेंट है, ओनली डिफरेंस क्या, अल्फा बीटा आपने यूज कराई है, ठीक है ना। तो ये आपको यही है कि आपका रेट लॉ, ठीक है ना। बट ये मैंने आपको लॉ ऑफ मास एक्शन इसलिए बताया बिकॉज फिर आपको ये चीज पता नहीं लगती, ठीक है ना। तो चीज पता लग गई सभी को, मैंने क्या बोली चीज, रेट लॉ ये है। रेट लॉ में आप क्या करते हो भाई, रेट लॉ में क्या करते हो आप, रेट ऑफ द रिएक्शन को बताते हो इन टर्म्स ऑफ, पहले में देखिए डेफिनेशन क्या लिखवाई थी मैंने, देखिए सबसे ऊपर, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना, इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, है ना, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या थे, ए और बी, तो रिप्रेजेंट कर रहा ना, तो वही क्या आपका रेट लॉ। तो इधर डिफरेंस क्या, जो आपकी अल्फा और बीटा वैल्यूज हैं, ये क्या आपको कैसे पता लगती है, ये पता लगती है आपको एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। और जो आपको लॉ ऑफ मास एक्शन में कैसे पता लगती थी, थ्योरेटिकली, ठीक है ना, थ्योरेटिकली मतलब आपने रिएक्शन, आपने कोई रिएक्शन करवाई, आपको पता लग गया कि इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये होंगे, तो जब आपने रिएक्शन करवाते हो, जैसे इधर इधर हो गया, नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया और आपने क्या बना दिया, NH3 बना दिया, है ना, ये वाली रिएक्शन कर दी ना। अभी इस रिएक्शन को बैलेंस में तो करना है भाई, तो बैलेंस आप अपने मन से करते हो ना भाई, इतने इधर ये डाल दूंगा, इतने ये डाल दूंगा, तो ऐसी कार्रवाई हो जाएगी। ये बार ऐसे ही डाल दो ना भाई, है ना। तो अभी देखिए इधर N2 है, H2 है, तो कितने इधर होना चाहिए था ना ऐसे भाई, है ना। इधर देखिए H कितने हैं, 3 है, इधर 2 है, रिएक्शन बैलेंस थोड़ी ना। आपने एक लॉ पढ़ा था, कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। इन केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, आपको टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो वो होना चाहिए, तो मास थोड़ी ना रहा बराबर, नहीं रहा ना भाई, बिकॉज इन मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ वजन होगा ना, वो बराबर मतलब बराबर थोड़ी ना रहा। इधर देखिए कम है, इधर क्या है ज्यादा है, मतलब इधर हाइड्रोजन क्या है 2 है, इधर हाइड्रोजन क्या हो गए 3 हो गए, तो उसका अपना कोई वजन होगा ना, तो वो क्या होगा, डिफरेंस हो गया। तो इसलिए आप रिएक्शन को क्या करते हो, बैलेंस कर दे, आपने सिर्फ अपना दिमाग लगाया, ठीक है। इधर मैं डाल दूंगा कितने 3 और इधर डाल दूं 2, रिएक्शन मेरी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसलिए वो आपने दिमाग लगाया ना, एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करा भाई, एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करा। तो इधर से आपको कैसे, इससे आपको क्या पता लगा भाई, इससे आपको पता लगा भाई लॉ ऑफ मास एक्शन। बट जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो, जब लैब में जाते हो, रिएक्शन उधर करते हो, यहाँ भाई इसकी कंसंट्रेशन में अगर एक ही कंसंट्रेशन मतलब इसकी कंसंट्रेशन में बढ़ाऊंगा तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, रिएक्शन मतलब कितनी फास्ट हो रही है। इसकी कंसंट्रेशन अगर मैं कम करूंगा तो रिएक्शन कितनी स्लो हो रही है, तो उस चीज से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज का पता लगता है, ठीक है ना। अल्फा और बीटा की वैल्यूज का पता लगता है, ठीक है ना। पता लगी, थोड़ी बहुत आइडिया पता लगा, मैंने क्या बोला पता लगा भाई। तो बस इधर लिखिए आप, अभी मैंने वो लिख दिया ना, ऊपर क्या लिखवाया था, लिखवाया था ना भाई कन्वर्सली के बाद वो, उसके बाद रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये वाली चीज लिखवा दी थी। तो अगली लाइन में लिखिए
the relation between the rate of the reaction and the concentration of the reactants, relation between the rate of the reaction and concentration of reactants, rate of the reaction and the concentration of the reactants was first पहली बार was first given by Goldberg, GULD, ये वाला लिखना GULD ऐसा लिखना भाई, देखिए GULD गोल्डबर्ग एंड बंदे का नाम है भाई WAAGE गोल्डबर्ग एंड GULD गोल्डबर्ग एंड WAAGE गोल्डबर्ग एंड वैगे इन 1879 दिया था, ठीक है ना? कब दिया था? 1879। पहले इसने रिलेशन दिया था इन दोनों ने, कब? इधर 1879 गोल्डबर्ग और वैगे ने फर्स्ट टाइम रिलेशन दिया था किसके बीच में? रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये बात है ना वही। तो अभी लिखिए, आगे लिखिए, ये वाली चीज लिखनी है। नहीं, ये वाली चीज नहीं लिखनी है। वाज गिवन बाय द गोल्डबर्ग इन 19 व्हिच इज, ये थोड़ी लिखा लॉ ऑफ मास एक्शन बोला, व्हिच इज नोन एज क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन। मैंने क्या बोला ना, रिलेशन दिया किसके बीच में? रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, उसको क्या बोला? व्हिच इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। उसको उसने क्या बोला? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अभी लिखिए, इधर लिखिए, उसने क्या, ये वाली बात समझ आ गई भाई? अभी लिखिए कंसीडर अ रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन कंसीडर करिए, उसके लिखिए फिर ये वाला, ये वाली चीज लिखिए, कंसीडर अ रिएक्शन AABB giving us products, AABB giving us products, और उसके नीचे लिख देना where A and B are the stoichiometric coefficients। stoichiometric coefficient क्या? जो उसके आगे वैल्यूज लगी हुई है 1 2 3, ये मैंने जनरल रिएक्शन ली हुई है, दैट्स व्हाई इधर मैंने A और B लिखा हुआ है। उसके बाद ये लिख दिया इधर तक, नोट कर दिया भाई सभी, इधर तक देख, नोट करिए, लिख दिया भाई ये वाला, लिख दिया सभी ने, लिखिए। उसके नीचे लिखिए therefore according to law of mass action, therefore according to क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या हो जाएगा? इधर लिखना, पूरा डालना है रेट ऑफ द रिएक्शन। मैंने R1 लिखा हुआ ना, आपने लिखना है रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द AA और BB, A की पावर स्मॉल है और B की पावर स्मॉल b। तो ये वाली चीज लिखिए। आगे लिखना है इसकी थ्योरेटिकल, वो मैं लिखवाता हूँ आपको। ये वाली चीज इधर तक लिख दिया भाई, इधर तक लिख दिया। अभी देखिए एक चीज करिए, इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट लगता है ना कुछ, इसको हटाइए, इधर डालिए इक्वल टू और लगा दीजिए के, स्मॉल के डालिए और बाकी वही चीज AA और BB, स्मॉल के, हाँ स्मॉल के, इज इक्वल टू के, A की पावर A और B की, ये इसके साइन को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाया ना, इक्वल टू लगा और कांस्टेंट लग गया K, ठीक है ना? लिख दिया। तो अभी लिखिए वेयर K इज ए कांस्टेंट कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वेयर K इज ए कांस्टेंट, बस इतने, वेयर K इज ए कांस्टेंट, इसको नाम कुछ भी नहीं देना, नाम आपने बाद में देना, वेयर K इज ए कांस्टेंट इधर ही लिख दो, ठीक है ना? तो इतनी चीज लिख दी भाई, वेयर K इज ए कांस्टेंट, तो इधर तक नोट कर लिया आपने, ये पता लग गया ना भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन का पता लग गया ना? अभी कोई पूछे तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ आपको पता होना चाहिए। देखिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हुआ, रेट ऑफ द रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया?
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है, ए और बी रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इतनी बात समझ आ गई भाई। तो अभी देखिए कितना लगा वो भी साल सालों पूरे हो गए साहब, जल्दी आना कल, ठीक है ना, पूरे पूरे कोई कोशिश करना 5 मिनट पहले ही पहुंच जाओ, ठीक है ना, फिर हो ही नहीं पाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, कोशिश करना पूरे 5 मिनट पहले पहुंच जाओ, ठीक है ना।